What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next lecture on science and technology. Science and technology को मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी. हम स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे. वी विल कवर नैनो टेक्नोलॉजी. हमें ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कवर करना है, हमें हेल्थ को कवर करना पड़ेगा. एंड वी आल्सो हैव टू कवर सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तब ही एक आपका कंप्लीट ये टॉपिक आप समझो एक कंपोनेंट जो है कवर होगा. इट विल टेक टाइम, क्योंकि मुझे ये वो हैबिट नहीं है कि मैं ऊपर से कराऊँ, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ इस चीज़ से अगर मैं कोई टॉपिक ऊपर से करवाता हूँ. या क्विक रिवीजन अगर मैं साइंस एंड टेक का कराऊंगा तो वो समझ नहीं आएगा. क्विक रिवीजन साइंस एंड टेक से समझ नहीं आता है. पहला आपका बेस अगर होगा, जब क्लासेस ख़त्म हो जाएगी साइंस एंड टेक की, फिर क्विक रिवीजन उसका करवा सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे. जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, हिस्ट्री पढ़ा आपने, ज्योग्राफी पढ़ा, उसका क्विक रिवीजन करवा सकते हैं, मैराथन करवा सकते हैं. बट साइंस एंड टेक का नहीं चलेगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है. यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर बायोलॉजी, दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती है. वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन आता है, और जो समझ ही नहीं आता ये कहाँ से पूछा गया, जैसे एक जैसा लग रहा है, ये तो इसमें भी पढ़ा है, ये तो इसमें भी पढ़ा है. इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें एलॉबरेट करके पढ़ना है, चीज़ों को समझना. आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट डेली बेसिस पे ही आज से आपको जुड़ो फ्रॉम 1 जुलाई, क्योंकि 2-3 दिनों से फिर से बीमार हो गया था, और काम भी कुछ पड़ा, अर्जेंट काम था, और बीमार भी पड़ गया था. गर्मी का भी मौसम चल रहा है, तो इसलिए नहीं कर पाया मैं. दूसरा ये है कि पटवारी आपका एग्ज़ाम है. पटवारी कोर्स अगर आपको लेना है, ये ऐप पे आप जाओगे, WS Academy ऐप पे, वहाँ पर यही लोगो लिखा होगा, वहाँ पर पटवारी का भी और जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम है. दोनों कोर्सेज़ एक ही फोल्डर में आपको देखने को मिलेगा, एक ही लिंक पे दोनों कोर्सेज़ हैं, आपको दोनों कोर्सेज़ मिल जाएंगे. ठीक है, ये आप देख सकते हो, वहाँ पर सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं. अब सबसे पहला टॉपिक ध्यान से समझना है. ठीक है, अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले नहीं पढ़ा है या ऊपर से पढ़ा है, मैं आई विल सजेस्ट एवरीवन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीरीज़ जो है अब यहाँ से आप कंप्लीट करो, क्योंकि इसको मैं बारीकी से आपको चीज़ों को समझाऊंगा, सो दैट आपको हमेशा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं, जो भी फिर आपके एग्जाम्स आने वाले उनमें अच्छी महारत हो आपको. सबसे पहले हम समझेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया था. आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ सैटेलाइट सिस्टम्स. सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, सैटेलाइट जनरली पढ़ते हो आप कि सैटेलाइट होता क्या है. सैटेलाइट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस. ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स आर सर्कल्स अराउंड ए बिगर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में. स्पेस आपको पता है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अर्थ होता है, ये अर्थ होता है, और ये हमारे पास होता है एटमॉस्फेयर होता है, और फिर हमारा ये बन जाता है फ्रॉम 100 किलोमीटर से ऊपर ये हमारा स्पेस बन जाता है. ठीक है, जनरली 100 किलोमीटर एबो से ही कंसिडर किया जाता है कि ये स्पेस होता है. अब 100 किलो अर्थ से ऊपर जब ऑल्टीट्यूड आप जाते हो 100 किलोमीटर, ये आपका एटमॉस्फेयर बनता है, और इसके ऊपर बनता है आपको स्पेस. तो हर एक टर्म समझना हो गया स्पेस. तो एक ऑब्जेक्ट होता है स्पेस के अंदर, तो दैट मीन्स मैं उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूँगा, स्पेस में रखूँगा. स्पेस कहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अब रखा स्पेस में. दैट ऑर्बिट्स आर सर्कल्स अराउंड ए बिगर ऑब्जेक्ट. ये ऑर्बिट करता है, मतलब सर्कल में घूम रहा है किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड. दैट मीन्स मैंने यहाँ पर क्या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर रखा. अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये इस बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है. ठीक है, इसको हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है. अब आप समझो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है. प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये हमारे पास सन है. ठीक है, ये सन है हमारे पास, और ये हमारे पास अर्थ है. हम क्या बोलते हैं, अर्थ रोटेट करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड. तो दैट मीन्स इस तरीके से आप जा सकते हो. तो दैट मीन्स ये इसका मतलब ये ऑर्बिट, ठीक है, में घूम रहा है, क्योंकि इसका अपना ऑर्बिट है. इसी तरीके से हमारे पास सन है, अर्थ है. अर्थ यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके अराउंड कौन होता है, मून जो होता है, या सैटेलाइट जो होता है. मून होता है नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी जो सन के अराउंड घूम रहा है. अब मून क्या है, मून इज ए सैटेलाइट. इसी तरीके से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई और सैटेलाइट हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, वो भी अर्थ के अराउंड चल रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्बिट होता है जब सर्कल में चल रहा होता है.
तो एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड जब चलता है उसको सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो समझना ज़रूरी था। दूसरा हम ये बोलते हैं सैटेलाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर से मैं आपको ये चीज़ माइंड में डलवाना चाह रहा हूँ, इन लेक्चर्स को आप सिर्फ और सिर्फ JK SSB के पर्सपेक्टिव से नहीं देखो जो आपके सामने वाले एग्ज़ाम्स हैं। इन लेक्चर्स को आप उस सेंस से देखो कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आगे आपका NT के पोस्ट्स हैं, आगे आपका JKP SI के पोस्ट्स हैं, आगे आपके बहुत सारे पोस्ट्स और आने वाले हैं। उन चीज़ों में फिर उस टाइम पे आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरत ना पड़े। JKPSC में आप अपेयर होने वाले हो इस साल, तो उसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना पड़े फिर से पढ़ने की। ये मेरा एक मोटिव है यहाँ पर ये सीरीज़ देने का, ठीक है। जब तक आपका पटवारी का एग्ज़ाम भी आएगा तब तक ये कम सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और आपका साइंस एंड टेक में अच्छे कमांड होगी। तो इसलिए मुझे बीच में फिर से इंटरप्ट करना पड़ा। तो दो टाइप्स, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, देखो मैंने क्या किया, ये मैंने अर्थ बनाया और मैंने ये मून लिया। अब मून क्या करता है, ये किसके अराउंड जाता है, अर्थ के अराउंड जाता है। और जो ये पाथ, ये मून यहाँ पर आ गया, फिर आगे आगे ऐसे आएगा, आगे आगे ऐसे आएगा, यहाँ आएगा, फिर से उसी जगह पर पहुँच जाएगा। ये इसने किया एक रोटेशन किसके अराउंड, आप बोलोगे अर्थ के अराउंड। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, हो गया क्लियर। दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं जो अर्थ के अराउंड चल रहे हैं। तो दैट मीन्स मैंने फिर से क्या किया, एक ऑर्बिट बनाया अर्थ के अराउंड। ये हमारे पास अर्थ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई सैटेलाइट बना लिया, ये मैंने सैटेलाइट बना लिया, ठीक है। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर रोटेट करके कुछ टाइम के बाद यहाँ आएगा, आते फिर से इसी जगह पर। तो दैट मीन्स इनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास दैट्स मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। ऑर्बिट आप याद रखना, ये पाथ होता है किस रास्ते से आपको जाना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है। तो आर्टिफिशियल में इनसैट आपको याद रखना है, जीसैट आपको याद रखना है जो अर्थ को ऑर्बिट करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नेचुरल सैटेलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ऑप्शन में अगर मून होगा उसको आपको टिक नहीं करना है क्योंकि मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। तो उसके बगैर जो इनसैट जीसैट हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वर्ल्ड में, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसका नाम है स्पुतनिक। आप याद रखोगे, जो रशिया ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1957 में। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है। अब ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे रशिया ने लॉन्च किया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है, सर इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें बताओ। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो दैट इज आर्यभट्ट। तो याद रखना, मून नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, ये नेचुरली स्पेस में पाया जाता है, लेकिन जो हम खुद बनाते हैं फिर खुद लॉन्च करते हैं स्पेस में, फिर वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, तो वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट था जो 1975 में लॉन्च किया गया है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है, एज एन MCQ आपका डायरेक्ट बनेगा, बट लिंक करना है आपको मेन टॉपिक के साथ, सैटेलाइट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और सैटेलाइट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है ऑर्बिट का मतलब क्या है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, बट यहां पर आपको फिर से मैं इसको टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। एन ऑर्बिट इज ए रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट टेक्स अराउंड another one in space। ऑर्बिट एक रेगुलर या रिपीटिंग पाथ होती है। जैसे कि मैंने क्या बोला, ये हमारे पास अर्थ है, ये मैंने ई अर्थ लिखा। अब अर्थ के अराउंड जो चीज़ है चल रही है, इसके अराउंड जो चल रही है, ये मैंने जो बनाया पिंक कलर का, ये हो गया ऑर्बिट। और अब मैं ब्लैक कलर का सपोज बनाता हूँ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने कोई सैटेलाइट बना लिया, सपोज S मैंने लिखा। अब ये सैटेलाइट कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये सैटेलाइट यहाँ पर आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको एरो भी दिखाऊंगा, ये ऐसे चल रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ऐसे चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा और फिर यहाँ पर। जब ये फिर से उसी जगह पर पहुँच जाएगा, दैट मीन्स इसने क्या किया, एक रोटेशन कंप्लीट की हुई है। तो ये किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, आप बोलोगे ये रिवॉल्व हो रहा है दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड, और ये रिपीटिंग पाथ होता है। फिर से यहाँ आ गया, फिर से ये दूसरा राउंड शुरू करेगा, फिर तीसरा राउंड शुरू करेगा, फिर चौथा राउंड। तो दैट इज रिपीटिंग पाथ को फॉलो कर रहा है। दैट वन ऑब्जेक्ट टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या है, सैटेलाइट, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ। तो अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट स्मॉलर है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट अराउंड जाता है बिगर ऑब्जेक्ट के। लेकिन ये कहाँ पर है, ये स्पेस में। स्पेस का मतलब क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ से ऑल्टीट्यूडनली 100 किलोमीटर तक जाओ, ये हो गया हमारे पास एटमॉस्फेयर, और 100 किलोमीटर से बाहर जाओ तो ये हमारे पास स्पेस होता है, ये रीजन हमारे पास स्पेस होता है, और यहाँ पर ये हमारे पास सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे होते अराउंड द अर्थ।
ये हो गया क्लियर, समझ आ गया बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ऑर्बिट जो होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और सर्कुलर ऑर्बिट होता है। जैसे कि हमारे पास अर्थ है और हमने क्या किया, अर्थ के अराउंड कोई चीज़ ऑर्बिट कर रहा है, तो इस तरीके से हम जनरली ये बोलते हैं। तो दैट हर साइड से डिस्टेंस आपको सेम ही देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इलिप्टिकल बनाएंगे। ये हमने अर्थ बना लिया और हमने दूसरा ऑर्बिट कुछ ऐसे बनाया। अब मुझे बताओ, एक लोकेशन ऐसी भी होगी जहाँ पर सपोज सैटेलाइट यहाँ से निकला, फिर सैटेलाइट यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। यहाँ से शुरू किया उसने, स्टेप 1 में लिखता हूँ, यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, यहाँ पर भी एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर जब शुरू, सपोज यहाँ से मैंने ये लिखा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक अर्थ से सैटेलाइट की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, नंबर पहला पॉइंट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक पोजीशन ऐसी भी होगी सैटेलाइट की जो अर्थ के नज़दीक होगी। मेरी बात समझ आ रही है, वो कोई भी लोकेशन हो सकती है। तो दो चीज़ें हैं, सैटेलाइट, एक तो अर्थ के, सैटेलाइट जब ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो एक जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो एक टाइम ऐसा होता है कि सैटेलाइट क्लोज होता है अर्थ के नज़दीक, और एक टाइम, एक लोकेशन, एक पोजीशन ऐसी भी होती है जहाँ पर सैटेलाइट अर्थ से बहुत दूर होता है, उससे दूर नहीं, फिर जब आगे जाता है तो फिर उससे दूर हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि एक लोकेशन ऐसी होती है जो नज़दीक और दूसरी लोकेशन ऐसी कि जो दूर। अब यही आपको समझिए, जो लोकेशन सैटेलाइट की अर्थ के नज़दीक होती है उसको हम पेरिजी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इसको पेरिजी बोलेंगे। और एक लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पर सैटेलाइट अर्थ से दूर होता है, फार अवे होता है, उसको बोलते हैं एपोजी। तो यहाँ पर मैं एपोजी लिखता हूँ, APOGEE, इसको एपोजी बोलते हैं। याद रखने के लिए एपोजी को आप एवे के नाम से भी याद रखते हैं। एवे मतलब दूर, एपोजी, ए सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, पेरिजी, पेरिजी, PERIGEE, इसको पेरिजी के नाम से जानते हैं। पेरिजी का मतलब शॉर्ट में याद रखने के लिए, पेरिजी का मतलब क्लोज, मतलब पास, पी से पेरिजी, पी से पास। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, एपोजी और पेरिजी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास अर्थ है, बिल्कुल अर्थ है। अब ये अर्थ क्या करता है, किस अर्थ के अराउंड क्या जाता है, सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट यहाँ पर है, सैटेलाइट यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऊपर नहीं, ये तो इसने प्लेन दिखाया। यहाँ पर सैटेलाइट है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है। अब ये सैटेलाइट यहाँ पर भी आएगा, आगे आगे ये पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर से ऐसा आएगा, यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर। अब देखो ये अर्थ अगर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा, तो ये वाली लोकेशन क्या होगी, आप बोलोगे एपोजी वाला, एवे वाला। और ये वाला पोजीशन क्या है, ये हो गया पेरिजी वाला। अब ये तो हो गया सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड जाता है, लेकिन ये भी चीज़ आपको याद रखना, अर्थ किसके अराउंड रोटेट करता है, अर्थ जो होता है ये सन के अराउंड। अब देखो सन यहाँ पर है, अब देखो अर्थ भी सन के अराउंड हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो एपीहीलियन और पेरिहीलियन वो बाद में हम देखेंगे, बट वो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वो यूज़ होता है, बट हम जितना यहाँ पर है उतना ही करेंगे। अगर मैं इसको जूम करूं तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। एपोजी का मतलब एवे, द पॉइंट वायर द सैटेलाइट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। एक ऐसा पॉइंट जहां पर सैटेलाइट दूर होता है अर्थ से, उसको हम एपोजी या एपोफोकस के नाम से जानते हैं। देखो एपोजी या एपोफोकस, फोकस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो पेरिजी का मतलब क्या होता है। पेरिजी का मतलब होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है वायर द सैटेलाइट मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज अर्थ, जहाँ पर सैटेलाइट बहुत क्लोज होता है अर्थ के साथ, ठीक है। इसको पेरिजी या पेरीफोकस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन है, सर इतना तो आपने बताया कि अभी तो आपने ये चीज़ बताई कि ये अगर हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास जो हमारे पास है क्या बोलते हैं, ऐसे हमारे पास ये ऑर्बिट है और ये हमारे पास सैटेलाइट हो गया। ये वाला हमने सैटेलाइट बना लिया, ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट यहाँ पर भी आ गया, ये सैटेलाइट यहाँ पर भी, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सर ये तो बताओ कि जब एक ऑब्जेक्ट या एक सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ये कैसे ऑर्बिट में रहता है। क्वेश्चन तो ये है ना, ऑर्बिट में ये कैसे रह पाता है। ये भी हो सकता है ना, ये ऐसे से यहाँ से चल के यहाँ पर फिर से अर्थ पे गिर सकता है, या ये भी हो सकता है ना कि इसका पाथ अगर ये इससे बाहर जा सकता है। लेकिन ये क्यों इसी पाथ पे चल रहा होता है, ऐसा क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में रहता है, स्टे करता है ऑर्बिट में, ना तो इनसाइड चला जाता है ना तो बाहर की तरफ जाता है।
एक पाथ को फॉलो करता है। ऐसा क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। रीजन क्या है, हाउ डू ऑब्जेक्ट स्टे इन ऑर्बिट, किस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है ऑर्बिट में रह पाता है। आप बोलोगे सर दो फोर्सेस सैटेलाइट के ऊपर लगता है, कौन कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा, मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, आपको साइंस एंड टेक तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आपकी कमांड फिजिक्स की अच्छी होगी। अब यहाँ पर तो आपको फिजिक्स तो नहीं, अब मैं बोलूँगा आप फिजिक्स पहले पढ़ो फिर आप साइंस एंड टेक समझोगे, नहीं, मैं आपको फिजिक्स भी यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ हो रही है वही मैं आपको बताऊँगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ें सैटेलाइट के ऊपर लग रही होती है, तो दैट मीन्स जब ये अर्थ है यहाँ पर और ये इसके ऊपर ये अराउंड ये इसका सैटेलाइट यहाँ पर आ गया, तो सैटेलाइट जो होता है यहाँ पर हमने देखा सैटेलाइट जो होता है इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा इस सैटेलाइट को। तो जब अर्थ अपनी तरफ खींचेगा सैटेलाइट को, मुझे ज़रा एक बात बताओ, क्या अर्थ जो है वो, क्या सैटेलाइट जो अर्थ की तरफ नहीं खींच सकता है? बिल्कुल खींच सकता है। तो दैट मीन ऑर्बिट में रहेगा, नहीं रहेगा, तो दैट मीन्स कुछ ना कोई फोर्स तो होना चाहिए ना जो इसको यहाँ से खींच सकता है, सो दैट अर्थ की तरफ ये ना जाए। तो दैट मीन्स वो सेम इक्वल फोर्स लगना चाहिए ना जो इस फोर्स को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर सके। आप बोलोगे सर बिल्कुल लगेगा, जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस तरफ लग रहा है। तो इस साइड क्या लगता है, इस साइड लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस साइड क्या लगता है, आप बोलोगे सर इस साइड GF लगता है। गर्लफ्रेंड नहीं होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये इस तरीके से एरो मैंने डाला है, और ये एरो जब मैंने डाला ये इसका मोशन होता है, ये इसकी वेलोसिटी होती है इस ऑर्बिट में, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी v से चल रहा होता है। अब मैंने बोला आपको ग्रेविटेशन फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, जो अर्थ लगा रहा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, ठीक है। और यहाँ से जो उसको काउंटर फोर्स में जो लग रहा होता है सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट की टेंडेंसी जो होती है बाहर निकलने की, क्योंकि अगर इस पाथ को फॉलो करा तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, बाहर निकलने की। जब गाड़ी चल रही होती है, करों में गाड़ी की टेंडेंसी क्या होती है, जब वो टर्न लेते हो वो इसका जो होता है वो बाहर की टेंडेंसी होते हैं, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करा, आउटसाइड जाने की जरूरत, वो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये इस ग्रेविटेशन फोर्स को काउंटर करता है। बस यही आपको दो फोर्स याद रखने हैं, एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स जो सैटेलाइट के ऊपर लगता है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल पुल द सैटेलाइट टुवर्ड्स अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, सैटेलाइट को पुल करता है, खींचता है अर्थ की तरफ। आप देखो यहाँ पर सैटेलाइट कहाँ पर है, अगर आप इस डायग्राम को देखो सैटेलाइट कहाँ पर, आप बोलोगे सर सैटेलाइट जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है, सैटेलाइट तो ये वाला है, और ये इसको ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाला देखो खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी तरफ लग रहा है, तो ये देखो सेंट्रीफ्यूगल इसको बाहर की तरफ। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये वेलोसिटी v से चल रहा होता है, और सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस r होता है, और कैपिटल M जो होता है ये अर्थ का मास होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन लगता है तो उसमें मास की भी जरूरत पड़ती है ना, तो ये बड़ा मास होता है। बड़ा मास का मतलब होता है इसका मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट का मास या ऑब्जेक्ट का मास। सैटेलाइट बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m होता है, और क्या बोलते हैं उसको, अर्थ का मास कैपिटल M होता है। तो जब मैंने दो मासेस की बात की तो दैट मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स F होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास ऑफ वन बॉडी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सेकंड बॉडी, जिसको बोलते हैं m1 m2। यहाँ पर m1 m2 नहीं, यहाँ पर मैंने कैपिटल M और स्मॉल m लिखा है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11th में 12th में, अगर उसमें भी नहीं पढ़ा बट आपने 9th में ये चीज़ तो पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद हो गया ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसके बाद फोर्स क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस होती है इन दो ऑब्जेक्ट्स में वो होती है r। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है स्क्वायर ऑफ r, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे f जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर m और यहाँ पर m, नीचे क्या लिखोगे r स्क्वायर। लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सर कांस्टेंट क्या लगाओगे आप, कांस्टेंट में g को लगाऊंगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हटाने के लिए मैंने एक तो इज इक्वल टू लिखा है और मैंने g लिखा है, फिर यहाँ पर फिर से लिखता हूँ m स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, और यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है। मेरी बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन आपका बनेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सैटेलाइट पे लगता है, काउंटर्स द ग्रेविटेशनल पुल, ये ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर करता है। ग्रेविटेशन अगर इस साइड लग रहा है इसको इसकी तरफ खींच रहा है, तो ये एक आउटसाइड फोर्स हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ तक आ गई बात समझ। अब यहाँ पर देखो
रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्व होने का मतलब होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जाता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेट का मतलब होता है अपनी एक्सिस, जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस के अराउंड जब ये होता है, चल रहा होता है, इसको रोटेट बोलते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, अगर यही किसी और के अराउंड चलेगा, अर्थ जो होता है किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड चलता है, जैसे सन के अराउंड, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसी तरीके से सैटेलाइट जो होता है, ये अर्थ के अराउंड चल रहा होता है, इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में, वो हमें नहीं जानना, बट रेवोल्यूशन हमें समझना है। अब क्वेश्चन है, सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से? ये तो समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से। जब सैटेलाइट जो होता है ये ऑर्बिट में, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसको खींच रहा है, तो इसके मास की वजह से, इसकी ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन सर ये तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहाँ से? फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद ही थोड़ी जनरेट होगा, नहीं, खुद जनरेट नहीं होता है। ये होता है जब सैटेलाइट जो होता है ये रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैंने आपको अभी बोला, जब आप कर्व में गाड़ी चला रहे होते हो ना, जब कर्व में जो ही आप चल रहे होते हो तो गाड़ी की टेंडेंसी बाहर की तरफ होती है, यही होता है। रेवोल्यूशन काजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट काजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आपको बोलना है रेवोल्यूशन काजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है? इस जगह से बाहर आने की, इस जगह से बाहर आने की टेंडेंसी, सेंटर से बाहर आने की टेंडेंसी। हायर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, इसकी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, जिस ऑर्बिट में ये चल रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब जब ये किसी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसकी कुछ स्पीड होगी, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। जब स्पीड होती है, सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रहा है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हायर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हायर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हो, आप जब भी आप तेज़ी से कर्व में मूव कर रहे हो ना, कहीं पर कर्व आता है, और जब आप तेज चल रहे होते कर्व पे भी, तो आपकी टेंडेंसी, आपको ज़्यादा खतरा लगेगा, नहीं गाड़ी अभी उठ के बाहर की तरफ खींच जाएगी। मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो उसको आप स्किड तो नहीं बोल सकते हो, बट उल्टी हो सकती है गाड़ी जब आप ज़्यादा मोशन में आते हो। लेकिन जब आप स्लो चल रहे होते तो उस टाइम टेंडेंसी, इस टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लग रहा है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा उतना हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बाय वेरिंग द स्पीड, अगर यही ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज हो रही होगी सैटेलाइट की, वी कैन मेक द सैटेलाइट। देखो, अगर यही ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो सकती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम किसी हद तक एडजस्ट करते हैं, तो तीन कंडीशंस हो सकती है। अब क्या हो सकता है सर? टेंडेंसी ये हो सकती है ना कि ये अगर हमारे पास अर्थ है और इसके अराउंड क्या चल रहा है, इसके अराउंड जो चल रहा है, तो ये होता है हमारे पास ऑर्बिट, ठीक है, और इसके ऑर्बिट में क्या होता है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट की टेंडेंसी क्या होती है? सैटेलाइट की टेंडेंसी बाहर जाने की है, सैटेलाइट की टेंडेंसी अंदर जाने की है, सैटेलाइट की टेंडेंसी इस ऑर्बिट में रहने की है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही डिसाइड करेगा ना। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर डिसाइड कर रहा है, अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती है तो उस टाइम क्या होगा, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है तो उस टाइम क्या होगा, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम बैलेंस करते हैं उस टाइम क्या होता है। देखो, जब भी हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास होती है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे ज़रा बोलो, ये सैटेलाइट कब ऑर्बिट में होगा? आप बोलोगे सर सैटेलाइट ऑर्बिट में तभी चलेगा जब दोनों बैलेंस होंगे। बिल्कुल, ग्रेट, बहुत अच्छा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही टेंडेंसी है। हाँ सर, बिल्कुल। और क्या लगता है सैटेलाइट के ऊपर? सर सैटेलाइट के ऊपर वेलोसिटी भी लगते हैं। तीनों जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सभी बैलेंस होने चाहिए, तब ही हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या इक्विलिब्रियम में है, आप बोल सकते हो, और ये अपना पाथ फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दो फोर्स इक्विलिब्रियम में, अब वेलोसिटी डिसाइड करेगी, ये वेलोसिटी अब डिसाइड से करेगी। अगर ये वेलोसिटी को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं इन दो को बराबर करते हैं, इसको और इसको बराबर किया, इसको और इसको बराबर किया, अब वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम एडजस्ट करें। जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को उस तरीके से एडजस्ट करते हैं सो दैट हम क्या करें, दो फोर्सेस को हम बैलेंस कर पा रहे हैं, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है या सैटेलाइट ही ऑर्बिट में रहेगा, स्टे इन इट्स ऑर्बिट। ये पहली कंडीशन। मैंने तो दूसरी बताई, बट आपको इस तरीके से समझना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर? ये भी हम करवा सकते हैं ना। क्या करवा सकते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हैं सर? ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल करो, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा किया आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है? ये होती है अंदर की तरफ होने की। तो दैट मीन्स उस टाइम बाय डिक्रीजिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस टाइम हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है, तो ये जो सैटेलाइट जो होता है ये
किसके अंदर आता है, बैक टू द अर्थ, ये अर्थ पे गिर जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एक कम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कम करते हैं एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उस टाइम क्या, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा, मैंने पहले बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा कब होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जब ज्यादा थी, ये मैंने बोला था ना, हायर द ऑर्बिटल वेलोसिटी हायर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब मैंने ज़्यादा किया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा किया एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होने का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सैटेलाइट इस ऑर्बिट से बाहर आएगा। ये तीन कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमें एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए समझना है। फॉल बैक, देखो सैटेलाइट में क्या होता है, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, या ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है, या ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम बैलेंस करते हैं। जब ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है तो उस टाइम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा, तो इस टाइम फॉल बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट अर्थ पे आता है। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है। उसके बाद जो होता है, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ना तो ज़्यादा करते हैं ना तो कम करते, हम एक इक्विलिब्रियम में रखते हैं और बैलेंस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद लवर द ऑर्बिट, जितना ऑर्बिट छोटा होगा उतने ज़्यादा क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थर्ड जो होता है एस्केप अर्थ इन्फ्लुएंस, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है, जो ऑर्बिट होता है ना उससे बाहर आ जाता है बाई कीपिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस टाइम ज़्यादा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होने का मतलब ये अर्थ से बाहर आता है, मतलब एस्केप होना। और हमें कॉन्सेप्ट एक समझना है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अब ये ऑब्जेक्ट आप समझो यहाँ पर, ये देखो जब हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम मतलब स्लो चल रहा होता है, ये अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फास्ट की है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फास्ट की है, आप देख सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी जब हम फास्ट कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर। उसके बाद जो होता है, ये हमने बैलेंस किया तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑर्बिट में चल रहा होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मतलब एक ऐसी वेलोसिटी हमें ऑब्जेक्ट को देनी होती है जहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ हो गया और ये हमारे पास सैटेलाइट है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है, ये हमारे पास है, यहाँ पर रखो सैटेलाइट हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान देखो, ये अगर सैटेलाइट चल रहा है ऐसे चल रहा है तो ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में ही अभी है, क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट है ये, ठीक है, सैटेलाइट का ऑर्बिट है ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में अभी। अब अगर यही सैटेलाइट कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला गया, ऐसे तो ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया। मतलब हमें एक ऐसी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आता है। जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उससे बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं, वो उसको हमने एस्केप वेलोसिटी दी हुई है। मतलब यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया, एस्केप वेलोसिटी नीडेड फॉर ए बॉडी, एक ऐसी वेलोसिटी जो एक ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो इसको एस्केप कर रहा है, दूर कर रहा है, किसके अट्रैक्शन से, अर्थ की अर्थ की अट्रैक्शन से, विदाउट अंडरगोइंग एनी फर्दर एक्सेलरेशन, और वो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नहीं बढ़ जाएगी, वो इसकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी दी हमने सपोज 20 किलोमीटर पर आवर हमने सपोज वेलोसिटी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो अभी ये अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, जो ही हमने 30.01 किया है तो ये अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर आ गया। अब ये उसी वेलोसिटी में चलेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये 30.1 ही रहेगा, एक्सेलरेशन यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसलिए फिक्स है ना एस्केप वेलोसिटी, वो कितना है, वो 11 पॉइंट कुछ है ना, शायद 11 पॉइंट समथिंग, हाँ 11.18 क्वेश्चन पूछा कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है, आपको बोलना है 11.18 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी देते हैं, वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से के इन्फ्लुएंस से बाहर आता है। अब मुझे ज़रा बोलो, मुझे एक बात बोलो, मैंने आपको अभी बोला था, आपको वेलोसिटी जो होती है ये किसके बराबर है, फोर्स मैंने आपको बोला था। अब वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ये होता है ट्वाइस जी होता है ग्रेविटेशनल, अर्थ की ग्रेविटेशनल
अर्थ की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया g, m हो गया मास ऑफ अर्थ और r हो गया रेडियस, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है, इसके वेलोसिटी अगर हमें निकालने पहले हम वेलोसिटी का स्क्वायर 2IG_m डिवाइड बाई r। अब यहाँ पर आप देखो v ये अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पर हमें 2IG_m आ जाएगा डिवाइड बाई r आ जाएगा, और यही हमारे पास इसके वेलोसिटी होते हैं, और यही हमारे पास 11.18 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आता है। ये हमारे पास इसके आपका इसके वेलोसिटी के अपने ऊपर डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपको इसके वेलोसिटी का डायरेक्ट ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि कितनी देने पड़ते हैं, आपको इसके वेलोसिटी ESC का मतलब इसके वेलोसिटी के ऊपर आपको सीधे डायरेक्ट जो है इक्वेशन पूछी जा सकती है। अब मुझे बोलो मैंने इसके वेलोसिटी में क्या लिखा, सर आपने लिखा ESC का मतलब इसके V का मतलब वेलोसिटी, आपने ट्वाइस लिखा और G लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M हो गया मास ऑफ अर्थ और R हो गया रेडियस। अब मुझे बोलो मैंने स्मॉल m कहीं पर लिखा है, नहीं सर स्मॉल m नहीं है, मतलब स्मॉल m किसका ऑब्जेक्ट मास था, मास ऑफ सैटेलाइट। मुझे बोलो क्या इसके वेलोसिटी सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं सर, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर। तो यही लिखा इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी का मतलब यहाँ पर हम जनरली सैटेलाइट की बात करते हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, जनरली हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही एस्केप करवा रहे होते हैं, हम ऑब्जेक्ट को ही अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर फेंक रहे होते हैं, एक वेलोसिटी देते हैं हम तो वो बाहर जो की तरफ चला जाता है। तो हम ये हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं हम मास ऑफ अर्थ तो ठीक है, लेकिन हम मास ऑफ सैटेलाइट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमने इक्वेशन के ज़रिए से यहाँ पर कोई भी ऐसा क्या स्मॉल m हमें देखने को नहीं मिल रहा था। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। और ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G किसके बराबर, आपको बोला ये होता है बराबर 6.67, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो एज इट इज़ याद रखना 10⁻⁻11। क्या ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट आप पढ़ रहे हो, मतलब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आगे से मैं लेक्चर्स को बढ़ाऊंगा, बट अभी आपका पेस होना, अभी आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक एक करके आप समझोगे। टॉपिक्स बड़े नहीं हैं, ये सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं, ये पहले ही माइंड में रखो, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ें समझ आएंगे तो ठीक रहेगा, चीज़ें समझ नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने का, क्योंकि फिर आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये इजीली कल हम करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव। हम इसको समझना है कि अर्थ कितने कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियोस्क्रोनस का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस किस ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सैटेलाइट क्यों ऐसे चल रहा होता है, सैटेलाइट क्यों सर्कल में, क्यों पोल्स कैसे पोल्स के ऊपर चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, तभी हमें टेलीस्कोप्स के बारे में आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आपको ये सेशन समझ आया है, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। डेली बेस पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। मैं आपको एक मैराथन बीच में ट्राई करूँगा मैं कि मैराथन आपको मैं दूँ ज्योग्राफी का, जो आपका डेमोग्राफी है, आपका जो कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन वाला पोर्शन जो है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, क्योंकि सुपरवाइज़र बैच में मैंने आपको पढ़ाया था तो उनके सारे क्वेश्चंस उसमें से बने हुए थे, तो वो मैं आपको कराऊंगा उसी सेम कंटेंट से, सो दैट आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। वही सर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करो, वहाँ पर ये PDF का आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।